हाय गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। क्या पढ़ने वाले हैं? समास पढ़ने वाले हैं। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, अर्थात दो शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के अनुसार समझ लेते हैं। जैसे क्या लिखा है? पंचधन मुख। क्या? पंचधन मुख। पंच इसमें पहला शब्द है और मुख दूसरा शब्द है। पंच इसमें पहला शब्द है और मुख दूसरा शब्द है। जब इन दोनों शब्दों को हम मिला देते हैं तब क्या बन जाता है? पंच मुख। पंच मुख। पंचमुख में क्या है? एक समास है। पंचमुख में क्या है? समास है। क्या है? समास है। दोस्तों, हम बात करते हैं समास। थोड़ा सा बेसिक जानकारी है। समास, इस समास के अंदर एक प्रधान शब्द छिपा होता है। क्या छिपा होता है? एक प्रधान शब्द छिपा होता है और इस प्रधान शब्द का मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। क्या होता है? मुख्य होता है। और इसी प्रधान अर्थात इसी प्रधानता के आधार पर समास को चार प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? चार प्रकार में बांटा गया है। समास को कितने प्रकार में बांटा गया है? चार प्रकार में। कौन कौन से देख लेते हैं। समास कितने प्रकार में, अर्थात प्रधानता के आधार पर समास को कितने प्रकार में बांटा गया है? चार प्रकार में बांटा गया है। पहला है पूर्व पद प्रधान, अर्थात जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास होता है। और जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर माने बाद वाला पद, उत्तर माने बाद अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है, वो होता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास होता है। और जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास? द्वंद्व समास होता है। और जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। वो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास होते हैं। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि भाई समास जो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, है ना? हाँ, 6 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 4 ही प्रकार के हैं। एक अव्ययीभाव समास है, एक तत्पुरुष समास है, और एक द्वंद्व समास है, एक बहुब्रीहि समास है। ये 4 ही प्रकार के तो हैं। और 2 आए कहाँ से हैं? अभी तो 2 कम है ना, 2 आए कहाँ से हैं? तो 2 आए हैं तत्पुरुष समास से। कहाँ से आए हैं? तत्पुरुष समास के। अर्थात कौन कौन से? द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास, ये दोनों समास तत्पुरुष समास के भेद हैं। किनके भेद हैं? तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो दोस्तों, इसमें हम ये बताने वाले हैं कि भाई देखो, इसमें पूर्व पद कौन होता है और उत्तर पद कौन होता है। पूर्व पद कौन होता है और उत्तर पद कौन होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखो आपके सामने है, क्या लिखा हमने? एक शब्द यहाँ पे ले लिया है, राजकुमार। क्या ले लिया है? राजकुमार। राजकुमार एक शब्द है। ये राजकुमार कैसा शब्द कहलाएगा? एक समस्त पद है। कैसा शब्द कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। अर्थात राजकुमार क्या है? एक समस्त पद है कि नहीं है? समस्त पद। अब इस राजकुमार में पूर्व पद कौन है और उत्तर पद कौन है? हाँ, राजकुमार अर्थात राज, ये राज जो है इसे कौन सा पद हो जाएगा? पूर्व पद हो जाएगा। कौन सा पद? पूर्व पद हो जाएगा। और कुमार कौन सा पद हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। कौन सा पद? उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद। कौन सा? बाद वाला पद। और पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पहला वाला पद, है ना? पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पहला वाला पद, है कि नहीं है? अब देखो, ये जो राजकुमार, ये जो एक समस्त पद है, अगर यदि हम इस राजकुमार का क्या करेंगे? समास विग्रह करते हैं तो क्या बन हो जाता है? राजा का कुमार। क्या? राजा का कुमार। इसका समास विग्रह क्या हो जाता है? राजा का कुमार हो जाता है। क्या हो जाता है? राजा का कुमार हो जाता है। हाँ, तो देखते हैं अब यहाँ पे गिनो कितने समास हो गए। एक अव्ययीभाव समास हो गया, एक तत्पुरुष समास हो गया, और एक द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अर्थात कितने समास हो गए? 1 2 3 4 5 6, अर्थात हमारे 6 समास पूरे हो जाते हैं। 6 समास पूरे हो जाते हैं। हाँ, तो अब पढ़ने वाले हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या होती है कि जिस समास का पहला पद, क्या? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, क्या होता है? प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और इसका पूर्व पद का मतलब पहला वाला पद। पूर्व पद का मतलब पहला वाला पद कोई क्या होता है? कोई उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? उपसर्ग होता है कि नहीं है? उपसर्ग होता है। आइए उदाहरण के अनुसार अच्छे से इसको समझते हैं। जैसे
प्रत्यक्ष, क्या प्रत्यक्ष, ये क्या है, एक समस्त पद है, क्या है, समस्त पद है प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष का देखो इसमें प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का समास विग्रह क्या हो जाएगा, आंखों के सामने, आंखों के सामने। अब इसको पहचानेंगे कि इसमें कौन सा समास है। देखो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में क्या लिखा है, प्रति, क्या प्रति, अर्थात ये प्रति क्या है, एक उपसर्ग है, क्या है, प्रति, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो ध्यान से समझो कि इसका पूर्व पद कोई क्या होता है, उपसर्ग होता है। अर्थात जिस समास का पूर्व पद कोई उपसर्ग हो तो वो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास होता है। और देखो अकारण, क्या अकारण, अकारण का मतलब क्या होता है, बिना कारण के, क्या होता है, बिना कारण के। अकारण में देखो ये एक उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है ना। जब ये पहला पद ही, अर्थात पहला पद ही उपसर्ग है तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है कि नहीं है। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और देखते हैं उदाहरण, आजीवन, आजीवन, आजीवन का समास विग्रह क्या हो जाता है, पूरे जीवन भर, पूरे जीवन भर, आजीवन अर्थात पूरे जीवन भर, आजीवन। इसमें देखेंगे, इसमें उपसर्ग, उपसर्ग हमारा क्या, इसमें बड़ा आ है, क्या है, बड़ा आ है। तो देखो इसमें पहला पद ही क्या है, उपसर्ग है। इसकी पहचान क्या होती है, पहला पद ही क्या होता है, उपसर्ग होता है। पहला पद ही यदि उपसर्ग है तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है ना। और देखते हैं प्रतिध्वनि, क्या प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का समास विग्रह क्या हो जाएगा, ध्वनि की ध्वनि, क्या ध्वनि की ध्वनि। अब प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि में इसमें पूर्व पद क्या हो जाएगा, प्रति, क्या हो जाएगा, प्रति, प्रति क्या है, एक उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। तो जब उपसर्ग है तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है कि नहीं है। और देखते हैं निर्भय, क्या निर्भय, निर्भय का मतलब क्या होता है, बिना भय के, बिना भय के। निर्भय का समास विग्रह क्या हो जाएगा, बिना भय के। अब निर्भय में देखो, निर्भय में कोई उपसर्ग आपको दिख रहा है, हाँ उपसर्ग तो दिख रहा है। कौन सा उपसर्ग है, निरुपसर्ग है। कौन उपसर्ग है, निरुपसर्ग है। जब इसमें निरुपसर्ग है अर्थात ये इसमें उपसर्ग है, पहला अगर पद उपसर्ग है तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और देखते हैं आकंठ, क्या आकंठ, आकंठ का मतलब क्या होता है, कंठ तक, क्या कंठ तक, है कि नहीं। आकंठ का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना यहाँ पे, आकंठ, आकंठ का मतलब क्या होता है, कंठ तक, क्या कंठ तक। अब आकंठ में देखेंगे, आकंठ में आपको उपसर्ग दिख रहा है, हाँ उपसर्ग तो दिख रहा है। कौन उपसर्ग है, बड़ा आ, क्या बड़ा आ उपसर्ग है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान से समझना, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या है, समस्त पद है ना। कौन सा पद है, समस्त पद। प्रत्यक्ष का समास विग्रह क्या होता है, आंखों के सामने। अकारण का समास विग्रह क्या होता है, बिना कारण के। आजीवन का समास विग्रह क्या होता है, पूरे जीवन भर। और प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का समास विग्रह क्या होता है, ध्वनि की ध्वनि। और निर्भय का समास विग्रह क्या होता है, बिना भय के। और आकंठ, आकंठ का समास विग्रह क्या होगा, कंठ तक, क्या कंठ तक। और आइए देखते हैं दूसरा समास हमारा है तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास है कि नहीं है, तत्पुरुष समास। देखते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है। तत्पुरुष समास की अर्थात जिस समास में उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब क्या होता है, उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। मतलब बाद वाला पद क्या हो, प्रधान हो, क्या हो, प्रधान हो। और विग्रह करने पर, क्या विग्रह मतलब समास विग्रह करने पर पहले पद के पीछे, पहले पद के पीछे कोई परसर्ग, क्या कोई परसर्ग। परसर्ग क्या होता है, परसर्ग, परसर्ग का मतलब होता है कारक चिन्ह। कि क्या, कारक चिन्ह। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, है कि नहीं है। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं कि नहीं होते हैं। परसर्ग का मतलब होता है क्या, कारक चिन्ह, क्या कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या, जैसे ने, का, को के लिए, या में, यस से, ठीक है, में से आदि आता है तो वो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान रखना, समास विग्रह जब आप करेंगे तो समास विग्रह करने के बाद पहले पद के पीछे, क्या पहले पद के पीछे आपको कोई परसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा, परसर्ग। परसर्ग का मतलब कारक चिन्ह। ने, का, को के लिए, में से आदि, है कि नहीं है, आदि आए तो वो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। आइए उदाहरण के अनुसार अच्छे से समझते हैं इसको, है कि नहीं है। देखो
समस्त पद है ना, समस्त पद। जैसे कि पवन पुत्र, क्या पवन पुत्र, और पवन पुत्र का समास विग्रह क्या हो जाएगा, पवन का पुत्र, क्या पवन का पुत्र, क्या हो जाएगा, पवन का पुत्र हो जाएगा। तो देखो इस शब्द के बीच में अर्थात पहले पद के है कि नहीं, पहले पद के पीछे क्या आपको का अर्थात ये कारक दिख रहा है, परसर्ग दिख रहा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित, क्या अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, अकाल से पीड़ित। देखो अकाल से पीड़ित, से परसर्ग से आया कि नहीं आया, से परसर्ग आया कि नहीं आया इसमें, है ना, से क्या है, परसर्ग है। देखो ये पहला पद है, क्या है, पहला पद है, पहला पद के पीछे क्या है, से मतलब ये परसर्ग है ना, परसर्ग। और पहले पद के पीछे अगर कोई परसर्ग है तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, है कि नहीं है। और देख लेते हैं करोड़पति, क्या करोड़पति, करोड़पति का समास विग्रह क्या होगा, करोड़ का पति, क्या करोड़ का पति, है ना। अब देखो ये हमारा ये पहला पद है कि नहीं, पहले पद के जस्ट देखो पीछे क्या का परसर्ग आया कि नहीं आया, का क्या है, एक परसर्ग है। यहाँ पे लिखा है ना भाई, ने आए, का आए, को आए, के लिए आए, या फिर में आए, या तो फे आए, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। और देखो घुड़सवार, क्या लिखा है, घुड़सवार, घुड़सवार का समास विग्रह क्या होगा, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। अब देखो पर जो है ये एक परसर्ग है कि नहीं है। जब ये परसर्ग है तो देखो घोड़े पर सवार अर्थात परसर्ग है, ये पहला शब्द है अर्थात पहला पद है, पहला पद के पीछे परसर्ग है कि नहीं है। जब पहले पद के पीछे कोई परसर्ग होता है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है कि जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद, कौन सा पद, पहला पद, कौन सा पद, पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो, संख्यावाची। संख्यावाची का मतलब समझते हो, संख्या को दर्शाता है। संख्या मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये सब संख्यावाची अर्थात ये सब तो क्या है, ये सब संख्याएं हैं, है कि नहीं है। और उसका अर्थ किसी समूह का बोध हो, अर्थात उसका अर्थ किसी समूह का बोध कराता हो तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास, द्विगु समास। तो एक बार डेफिनेशन और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि जिस समास का पहला पद, कौन सा पद, पहला पद संख्यावाची हो और उसका अर्थ किसी समूह का बोध कराता हो तो वहां कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। तो आइए उदाहरण के अनुसार अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। दोपहर, क्या दोपहर, समस्त पद क्या है, दोपहर है, ठीक है। दोपहर, दोपहर का मतलब क्या होता है, दो पहरों का समूह, क्या दो पहरों का समूह। तो ध्यान से समझो यहाँ पे पहला पद, पहला पद क्या है, संख्यावाची। पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। तो देखो यहाँ पे पहला पद क्या है, संख्यावाची। दो, दो माने दो मतलब अर्थात 1 and 2, दो का मतलब क्या होता है, 2, है ना। दो का मतलब 2। दोपहर का समास विग्रह क्या हो जाएगा, दो पहरों का समूह, क्या दो पहरों का समूह। और दूसरा उदाहरण इसका क्या है कि पंच प्यारे, क्या पंच प्यारे, इसका पहला पद क्या है, संख्यावाची। पंच, पंच माने 5, पंच माने 5 प्यारे का मतलब प्यारों का समूह। पंच प्यारे, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, 5 प्यारों का समूह, 5 प्यारों का समूह हो जाएगा, है कि नहीं है। और उदाहरण देख लेते हैं शताब्दी, क्या शताब्दी अर्थात पहला पद इसमें क्या है, संख्यावाची है, क्या है, संख्यावाची है। तो ये जब संख्यावाची है तो सीधा बता देंगे, देखते ही बता देंगे कौन सा समास है इसमें, द्विगु समास है कि नहीं है। आपको कोई भी शब्द मिले, कोई भी शब्द, अगर उस शब्द का पहला पद यदि आपको संख्यावाची दिखे तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। देखो शताब्दी, शत माने 100, शत माने 100, है कि नहीं है, शत माने 100। तो देखो यहाँ पे 100 एक संख्यावाची अर्थात एक संख्या है कि नहीं है। शताब्दी, शताब्दी का मतलब क्या होता है, हाँ, शताब्दी का समास विग्रह क्या होता है, 100 वर्षों का समूह, क्या शताब्दी का समास विग्रह क्या होता है, 100 वर्षों का समूह होता है। और देखो पंचवटी, क्या पंचवटी, पहला पद इसमें क्या है, संख्यावाची। पंच माने 5, पंच माने
पांच संख्यावाची है, कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास? द्विगु समास है कि नहीं है? पंचवटी, पंचवटी का समास विग्रह क्या होगा? पांच वटों का समूह, पांच वटों का समूह क्या होगा? पांच वटों का समूह होगा, है कि नहीं है? और देखो नवरात्रि, क्या नवरात्रि, तो पहला पद इसमें क्या है? संख्यावाची नव, नव माने नौ, नौ का मतलब नाइन, क्या नाइन, नवरात्रि, नवरात्रि का समास विग्रह क्या होगा? नवरातों का समूह, क्या नवरातों का समूह। भाई नवरातों का समूह लेकर के ही तो नवरात्रि बना है, नवरात्रि शब्द बना है कि नहीं है? नवरातों का समूह लेकर के ही तो नवरात्रि शब्द बना है कि नहीं है? और देखते हैं अगला समास हमारा क्या है? द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास है कि नहीं है? द्वंद्व समास, द्वंद्व माने क्या होता है? झगड़ा करना, क्या झगड़ा करना, ठीक है। तो देखो द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है कि जिस समास में दोनों पद, क्या जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, क्या हो? दोनों पद प्रधान हो, और क्रिया मतलब काम दोनों पद के अनुसार हो, दोनों पद के अनुसार हो, तथा समस्त पद का विग्रह करते समय, अर्थात समस्त पद का क्या करेंगे? जब विग्रह करेंगे तभी क्या आएगा? योजक चिन्ह। अर्थात जब योजक चिन्ह आएगा तो उस योजक चिन्ह के स्थान पर क्या योजक शब्द जैसे क्या और या फिर अथवा या फिर या आदि आते हैं तो वहां द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो आइए उदाहरण के अनुसार इसको अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा है? समस्त पद, समस्त पद के नीचे क्या लिखा हुआ है? इसमें समस्त पद के नीचे क्या लिखा हुआ है? धर्माधर्म, क्या धर्माधर्म, क्या धर्माधर्म, है ना? धर्माधर्म का क्या होगा? इसका समास विग्रह क्या होगा? धर्म अथवा अधर्म, क्या होगा? धर्म अथवा अधर्म। अब देखो ध्यान से समझना, अथवा आया कि नहीं आया? शब्द के बीच में देखो अथवा आया कि नहीं आया? पहले शब्द के पीछे पहले पद, अर्थात पहले पद के पीछे अथवा शब्द आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, है कि नहीं है? कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। और देखो थोड़ा या बहुत, थोड़ा बहुत, अब देखो यहाँ पे योजक चिन्ह आया कि नहीं आया? है ना? योजक चिन्ह के स्थान पर देखो थोड़ा बहुत का समास विग्रह क्या होगा? थोड़ा या बहुत, है ना? थोड़ा या बहुत। अब देखो योजक चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया है? या आ गया है, क्या आ गया है? या आ गया है कि नहीं है? और देखो ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, अब बीच में देखो योजक चिन्ह आया कि नहीं आया? योजक चिन्ह आया ना? तो ध्यान से देखो जब योजक चिन्ह आता है तो योजक चिन्ह के स्थान पर योजक शब्द आ जाते हैं। कौन कौन? और अथवा या फिर या आ जाता है, ठीक है। तो देखो ऊंचा नीचा योजक चिन्ह आया कि नहीं आया यहाँ पे, है ना? तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाता है? या आ जाता है, क्या आ जाता है? या। ऊंचा या नीचा, क्या ऊंचा या नीचा, है कि नहीं है? और देखते हैं भाई बहन, क्या भाई बहन, बीच में देखो योजक चिन्ह आया कि नहीं आया? बीच में योजक चिन्ह आ गया है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? भाई और बहन, क्या भाई और बहन। योजक चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया है? और आ गया है, क्या आ गया है? और आ गया है कि नहीं है? क्या आ गया है? और, है ना? और देखते हैं राम लक्ष्मण, क्या राम लक्ष्मण, ये क्या लिखा है? लक्ष्मण लिखा है, क्या लिखा है? लक्ष्मण, है ना? क्या लिखा है? ये लक्ष्मण लिखा है, ठीक है। राम लक्ष्मण, है ना? राम लक्ष्मण। अब देखेंगे यहाँ पे योजक चिन्ह आया, योजक चिन्ह है कि नहीं आया? जब इसका समास विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह के स्थान पे देखो क्या हो जाएगा? राम और लक्ष्मण, है ना? इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? राम और लक्ष्मण। योजक चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया? और आ गया है, क्या आ गया है? और आ गया है। अर्थात आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, तो आगे पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास पढ़ने वाले हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है कि जिस समास में, ध्यान से देखना, कि जिस समास में दोनों पदों में विशेषण या विशेष, क्या जिस समास में दोनों पदों में विशेषण या विशेष या उपमेय या उपमान का संबंध हो वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। क्या? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद किसको कहते हैं? उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। क्या? बाद वाला पद। और नोट डाउन कर लेना एक चीज और है कि यदि जहां पर उपमा या रूपक अलंकार होता है, ध्यान से देखना कि जहां उपमा या रूपक अलंकार होता है वहां
आपको ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, कर्मधारय समास। क्या मिलेगा, कर्मधारय समास। अर्थात नोट डाउन कर लेना कि जहां उपमा या रूपक अलंकार होता है वहां प्रायः कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास, कर्मधारय समास होता है। तो आइए उदाहरण के अनुसार समझते हैं। जैसे क्या लिखा है, कमल नयन। क्या, कमल नयन। पहले देखते हैं कमल नयन है क्या। ये एक समस्त पद है। क्या है, समस्त पद है। ठीक है, अब इस कमल नयन का हम क्या करेंगे, यदि हम यदि इसका समास विग्रह करते हैं, क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो क्या होता है, कमल के समान नयन। क्या, कमल के समान नयन। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से ये समझना है। देखो यहाँ पे डिफिनेशन में क्या बताया गया कि उपमेय या उपमान, क्या, उपमेय या उपमान का संबंध हो। उपमेय या उपमान, उपमेय क्या होता है, अर्थात जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। क्या, जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कमल नयन। क्या लिखा है, कमल नयन लिखा है। कमल नयन का समास विग्रह क्या होता है, कमल के समान नयन। क्या, कमल के समान नयन। अब देखो कमल के समान नयन। अब यहाँ पे नयन, नयन का मतलब क्या होता है, नेत्र होता है। नेत्र की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही थी। कमल से की जा रही कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे नयन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। और कमल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नयन, नयन का मतलब होता है नेत्र। नेत्र की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। उपमेय वो होता है जिससे, अर्थात जिसकी तुलना की जाए, और उपमान उसको कहते हैं जिससे तुलना की जाए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, चंद्रमुख। क्या, चंद्रमुख। चंद्रमुख का समास विग्रह क्या होता है, चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख। और यहाँ पे देखो, चंद्रमा के समान मुख। किसके समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। मुख माने क्या होता है, मुंह। क्या होता है, मुंह। अर्थात मुंह की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो इसमें उपमेय कौन होगा और उपमान कौन होगा, भाई उपमेय उसको कहते हैं कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। अब यहाँ पे मुख, मुख का मतलब होता है मुंह। मुंह की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो मुख इसमें क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। और चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमान। और देख लेते उदाहरण, क्या लिखा है, नीली गाय। क्या, नीली गाय। अर्थात नीली गाय के क्या होगा, नीली गाय का जो है समास विग्रह क्या होगा, नीली है जो गाय। नीली है जो गाय। गाय की तुलना किससे की गई है, नीली। नीली का मतलब क्या होता है, नीली अर्थात एक कलर है, एक रंग है ना। आगे देखते हैं, लौह पुरुष। क्या, लौह पुरुष। लौह पुरुष का समास विग्रह क्या होता है, लोहे के समान पुरुष। लोहे के समान पुरुष। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, लोहे के समान पुरुष अर्थात पुरुष की तुलना किससे की जा रही, लोहे से की जा रही है। किससे की जा रही है, लोहे से की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से समझो, पुरुष अर्थात पुरुष का मतलब होता है इंसान अर्थात आदमी। आदमी की तुलना किससे की जा रही है, लोहे से की जा रही है ना। तो हम आपको यहाँ बताए थे उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय और उपमान क्या होता है, उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जाती है ना। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना की जाए, है ना। आगे देखते हैं, चरण कमल। क्या, चरण कमल, है ना। चरण कमल का समास विग्रह क्या होता है, कमल रूपी चरण। कमल रूपी चरण। चरण माने क्या होता है, पैर। क्या होता है, पैर। चरण का मतलब क्या होता है, पैर। अर्थात पैर की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो देखो यहाँ पे उपमेय और उपमान है कि नहीं है ना भाई। चरण, चरण इसमें क्या है, उपमेय है। और कमल क्या है, उपमान है। क्या है, उपमान है कि नहीं है। देखो उपमेय, उपमेय क्या होता है, फिर से बता रहे, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए। उपमेय किसको कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान किसको कहते हैं, जिससे तुलना की जाए। क्या, जिससे तुलना की जाए। तो चरण, चरण का मतलब क्या होता है, पैर। पैर की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, बहुब्रीहि समास। क्या, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, एकदम गजब तरीके से। ठीक है, कि जिस समास में न पहला पद, जिस समास में न पहला पद प्रधान हो
और ना ही दूसरा पद प्रधान हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात बहुब्रीहि समास की डिफिनेशन क्या होती है कि जिस समास में ना पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, तब वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो आइए उदाहरण के अनुसार समझते हैं। क्या लिखा है? चक्रधर। क्या लिखा है? चक्रधर। चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा? चक्र धारण करने वाले, अर्थात चक्र धारण करने वाले अर्थात कौन? विष्णु। कौन? विष्णु। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, चक्रधर, ये चक्र हमारा क्या हो गया? पूर्व पद हो गया और धर उत्तर पद हो गया। परिभाषा क्या करें इसकी कि जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, तब वहां पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण क्या लिखे कि जैसे चक्रधर, क्या? चक्रधर। चक्रधर का समास विग्रह होता है चक्र धारण करने वाले, अर्थात कौन? विष्णु। क्या? विष्णु। अर्थात चक्र धारण करने वाले कौन? अर्थात विष्णु। है कि नहीं है भाई? विष्णु ही भगवान ही तो चक्र को धारण करते हैं, है कि नहीं है? और देखो दूसरा उदाहरण, नीलकंठ। क्या? नीलकंठ। नीलकंठ का समास विग्रह क्या होता है? नीला है कंठ है, नीला है कंठ जिसका अर्थात, नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन? शिव। क्या? शिव। शिव जी का जो कंठ है अर्थात जो गला है वो क्या है? नीला है कि नहीं है? है ना? क्या है? नीला है। आगे देखते हैं, त्रिनेत्र। क्या? त्रिनेत्र। है कि नहीं है? देखो यहाँ पे त्रिनेत्र। अब यहाँ पे हम देखेंगे त्रिनेत्र लिखा हुआ है कि नहीं है? त्रिनेत्र का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तीन नेत्र है जिसके अर्थात कौन? शिव जी। अर्थात भगवान शिव जी के कितने नेत्र हैं? तीन नेत्र हैं। कितने नेत्र हैं? तीन नेत्र हैं। है कि नहीं है? तीन नेत्र हैं, अर्थात यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और उदाहरण देख लेते हैं, क्या लिखा है? चतुर्मुख। क्या? चतुर्मुख। चतुर्मुख का समास विग्रह क्या हो जाएगा? चार मुख है जिसके अर्थात कौन? चार मुख धारण करने वाले कौन? अर्थात ब्रह्मा जी। कौन? ब्रह्मा जी। है कि नहीं है? डिफिनेशन इसकी क्या कह रही है? ध्यान से समझना कि जिस समास का ना पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, तब वहां पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं उदाहरण एक और है, लंबोदर। क्या? लंबोदर। लंबोदर का समास विग्रह क्या होता है? लंबा है उदर जिसका अर्थात उदर। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। उदर मानी पेट होता है, अर्थात लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन? गणेश जी। गणेश जी का जो पेट है ना वो क्या है? लंबा है, अर्थात बाहर बहुत ज्यादा निकला हुआ है कि नहीं है? लंबोदर का समास विग्रह क्या होता है? लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन? गणेश। क्या? गणेश। अब इसमें एक ट्रिक बन जाती है, ध्यान समझना कि मान लो अगर आपको शब्द दे दिया जाए या फिर कोई भी समास दे दिया जाए, है कि नहीं है? अगर कोई भी समास दे दिया जाए उसकी पहचान आप कैसे करेंगे? यदि जैसे कि यहाँ पे लिखा है चक्रधर। क्या लिखा है? चक्रधर। चक्रधर का समास विग्रह क्या होता है? चक्र धारण करने वाले, अर्थात कौन? विष्णु। है कि नहीं है? विष्णु है ना? तो यहाँ पे देखो सभी वाक्यों में क्या आया है? अर्थात 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 आया है कि नहीं आया है? अब इस अर्थात से पहचान हो जाती है कि ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ये इसकी पहचान होती है। ठीक है ना? अर्थात 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 अर्थात। है कि नहीं है? देखो सभी शब्दों अर्थात सभी वाक्यों में क्या आया है? अर्थात शब्द आया है। तो इससे ये पहचान होती है कि यदि अर्थात शब्द आ जाए तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।